नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 5 आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा और 100% इसमें से फंसने के चांसेस हैं। काफ़ी डिटेल आपको इसमें बताया जाएगा। यूपी ट्रिपल सी पीटी देने जा रहा हूँ, यूपी पुलिस देने जा रहा हूँ, यूपी ट्रिपल सी का जूनियर असिस्टेंट, वीडियो लेखपाल, आप जो है वन दरोगा से लेकर के हर एक एग्जाम, रेलवे से CMTS, आपका ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, RPF, दिल्ली पुलिस, NTPC, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, नेपाल की मुद्रा क्या है, तो इसमें आपको डिटेल भी बताया जाएगा कि क्या क्या और क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो नेपाल का दोस्तों मुद्रा क्या होता है, तो याद रखिएगा रुपया होता है। रुपया किसका किसका है ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि नेपाल तो आसान है। जैसे एक जो है भारत का है, तो भारत के लिए जो है इंडिया यूज हो रहा है, तो आई हम लिख देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का भी रुपया ही है, श्रीलंका का दोस्तों आपका रुपया ही है, मॉरिशस का भी आपका रुपया ही है, और इंडोनेशिया का दोस्तों रुपया ही है, और दोस्तों आपका सेशेल्स का भी आपका रुपया ही है। तो ये सब याद रखिएगा। अगर सेशेल्स का आ जाए, आपका इंडोनेशिया का आ जाए, लेकिन दोस्तों जो है इंडोनेशिया में रुपया के लिए रुपया लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो टका बांग्लादेश का होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। और जो डॉलर है वो किसका किसका है, तो USA का है, या फिर कह लीजिए अमेरिका का है, न्यूजीलैंड का है, सिंगापुर का है। ठीक है, ये सब का जो है डॉलर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। पहला जो है मुगल बादशाह कौन था, तो देखिए इसके लिए मैंने ट्रिक भी बता रखा है। भाज साब, तो BH भा है ना, BH तो आपका जगह बाबर, हुमायूं, अकबर ऐसे याद। तो भा के लिए BH, तो अब पहला ही पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आता, हुमायूं, फिर कौन आता, अकबर, भाज, फिर उसके बाद क्या होता है, जहांगीर, भाज साब, ऐसे मैंने याद करवाया था। चलिए, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। देखिए अकबर का जो बाबर का जो नाम है वो जो है जहीउद्दीन मोहम्मद था। क्या नाम था, जहीरुद्दीन दोस्तों मोहम्मद था, याद रखिएगा। और इसने दोस्तों जो है प्रथम जो है अभियान इसने शुरू किया था 1519 में। किसके विरुद्ध दोस्तों, यूसुफ जई जनजाति के विरुद्ध। ठीक है, यूसुफ जई जनजाति के विरुद्ध। वैसे आप पानीपत का वो सब युद्ध तो जानते ही हैं, खानवा का युद्ध, ये सब बहुत बार आ चुका है। बाबर ने दोस्तों एक सिक्का चलाया था, क्या नाम था, शाहरुख। ये किसका था, ये सिल्वर का था, चांदी का जो सिक्का चलवाया था। बाबर ने दोस्तों जो है सड़कों की माप के लिए क्या किया है, गज ए, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गज ए बाबरी, ये किससे संबंधित था, अगर आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे, सड़कों की माप के लिए करवाया था। ठीक है, हुमायूं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हुमायूं की मृत्यु दोस्तों के लिए क्या बोला गया, तो दोस्तों जो है एक जो है लेन पूल नाम के एक जो है इतिहासकार हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिर करके मर गया। ऐसे कुछ वाक्य हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके शेरशाह के लिए बहुत सब चीज़ें हैं, जैसे कि रोड के बारे में, नहरों के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं शेरशाह से संबंधित। जैसे अब्बास खां सिखवानी ने शेरशाह की दोस्तों प्रशंसा करते हुए क्या कहा, बुद्धिमत्ता और अनुभव का दूसरा ये क्या था, दूसरा हैदर बोला था। ठीक है, शेरशाह सूरी को। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और भी जैसे आते हैं। फ्रांसिस्को जो पटलर्स हैं, इन्होंने दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पुराना वेद दोस्तों, सबसे पुराना वेद दोस्तों जानते हैं कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये एक ऐसा वेद है जो है ऋचाओं में बद्ध है। अब कई बार आता है कितने मतलब कि मंडल हैं, कितने इसमें सूक्त हैं, कितने इसमें ऋचाएं हैं। याद रखिएगा मंडल की बात करेगा, मंडल की जब बात करेगा तो याद रखेंगे 10 मंडल। जब दोस्तों सूक्त की बात करेगा, क्या सूक्त की जब बात करेगा, कितने सूक्त हैं, 10 28 याद रखिएगा। ठीक है, 10 28। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि 1 GB में होता है 1024। ठीक है, और 4 और प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ऋचा पूछा जाए तो ये 10 28 था ना, इसको आप 10,000 कर दीजिए, 10,462 कर देगा। जब भी ऋचा पूछेगा, ऋचा जब पूछेगा तो 10,462, ये तीनों याद रखिएगा। एग्जाम में जब भी आता है आप सबसे 1 नंबर एक्स्ट्रा पा जाएंगे। ठीक है,
और इनके ब्राह्मण हैं, जैसे कि मैंने अभी पिछले जो है प्रैक्टिस सेट में करवाया। जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम है ऐतरेय, और क्या नाम है, और नाम है कौशिकीय, कौशितकीय, ठीक है, ये नाम है। और अगर बात करें सामवेद का, तो सामवेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम है पंचविस्कल, कल ही बताया था वीडियो में, ठीक है, जो इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट था। और या फिर जो है षड्विश, ठीक है। चलिए, अथर्ववेद का जो है उसको क्या बताया था, गोपथ बताया था, ठीक है। तो बहुत बार आ चुका है। अगर आ जाता है ऋग्वेद का कि कौन सा मंडल दोस्तों जो है लास्ट में जोड़ा गया, तो 10वां मंडल, 10वां जो मंडल है वो सबसे अंत में जोड़ा गया। चलिए, अकबरनामा अबू फजल द्वारा कितने खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। देखिए, ये एग्जाम में अभी पूछा गया था, ठीक है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये सब इतना डीप है कि जल्दी क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे पाएगा। 3 जो है भागों में बांटा गया है, या फिर 3 जो है चरण में लिखा है इसने, कितने खंडों में पूछा ना, तो 3 खंडों में लिखा है दोस्तों। और पहले खंड में क्या किया है, इनके जो पूर्वज हैं, मतलब एक सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों पहले जो खंड है इसमें पूर्वजों को डाला है, ठीक है, अकबर के पूर्वजों को डाला है। दूसरा जो खंड है उसमें इसने क्या किया है, जो भी शासन काल है उस शासन काल में शासन काल का वर्णन किया है। और तीसरा जो खंड है आईन अकबरी जिसको कहते हैं, आईन अकबरी, इसमें प्रशासन के बारे में बताया है। तो ये 3 खंड में है, अबू फजल ने लिखा है। और अगर जब भाषा की बात आएगी तो याद करिएगा कि दोस्तों जो है इसने फारसी भाषा का प्रयोग किया है, फारसी भाषा, ठीक है। इसकी मृत्यु कैसे हुई, तो इसकी मृत्यु दोस्तों जो है इन्हीं के, मतलब जो अबू फजल को मरवाया वो दोस्तों सलीम ने ही मरवा दिया। और किससे मरवाया, बुंदेला सरदार वीर सिंह देव जी ने इसे मार दिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे, ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न में से किस संगठन का स्थापना किया गया। तो सत्य शोधक समाज, किसका, सत्य शोधक समाज, 1873 ईस्वी में माली परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फूल ओल का जो काम करते हैं आप सभी लोग जानते हैं। ये 1773 ईस्वी में सत्य शोधक समाज का स्थापना, इनका जो जन्म हुआ है वो 1827 में हुआ है। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया है। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने कब किया, 1828 में, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने। प्रार्थना समाज भी बहुत बार आ चुका है, 1867 में। लग रहा है कि सब इन्होंने ये देखा कि ऐसे हो रहा है, क्योंकि देखिए 1828 में जो है राजा राम मोहन राय, उसके बाद 67 में कौन, प्रार्थना समाज की स्थापना हो रही है, और 73 में इन्होंने किया है सत्य शोधक समाज की स्थापना। अच्छा, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसने किया है, आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे। तो आत्माराम ए लिख दे रहा हूँ और MG रनाडे के लिए आर ले, रनाडे, ठीक है। इन दोनों ने, किसी का प्रेरणा हुआ था, केशव चंद्र सेन जी के प्रेरणा पर। आर्य समाज, आप दयानंद सरस्वती जी का नाम जानते ही हैं, इन्होंने किया था 1875 में, तो ये 2 साल बाद, ठीक है। तो ये लाइंस जो हैं याद रखेंगे, इसमें से इतने क्वेश्चन बनते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन है, कोई ना कोई जरूर टपक जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल के पहले, अच्छा गुलामगिरी भी याद रखिएगा एग्जाम में, इन्होंने ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इससे पहले जो युग था उसको दोस्तों कहते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल का है उसको कहते हैं, इससे पहले का जो युग है उसको पूरा पाषाण कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों जो है अगर बात करें तो 3 भागों में बांटा जाता है, इसको 3 भाग में बांटा जाता है। एक सेकेंड, पहला जो भाग है वो क्या है, पूरा पाषाण काल। दूसरा जो है वो है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, ठीक है।
ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा कौन सा है, नवपाषाण, ये जो पहला ऑप्शन में दिया है। तो ये 3 भागों में बांटा जाता है। पहले के युग के बारे में बोला है तो हमने पूरा पाषाण काल टिक कर दिया, और जो पूरा पाषाण काल है वो जो है 10,000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व तक दोस्तों पीछे कहा जाता है। और उत्तर पूरा पाषाण काल दोस्तों, इसमें आग का, उत्तर जब लग जाएगा ना यहाँ पर, तो आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हमने यहाँ पर बात किया कि नवपाषाण काल जो तीसरा है, जो पहला है, और एक बीच में मध्य था, ठीक है। तो पहला में क्या हुआ था, इसमें जो हुआ था, जो पूरा पाषाण काल में, इसमें बोला जाता है कि हम लोग, मतलब जो मनुष्य था वो क्या था, शिकारी था। जो हिस्ट्री है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि हम कुछ और जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा वहीं से आंसर आपको देना होता है, ठीक। मध्य में क्या था, मध्य में दोस्तों जो है इस काल में जो सूक्ष्म औजार बन गए जो, ठीक है। तो सूक्ष्म औजार जो है जाएंगे, सूक्ष्म औजार बन गए मध्य में। और जो नवपाषाण काल है इसमें एक जगह रहने लगा, मतलब स्थिरता आ गया, स्थिर हो गया मनुष्य, क्या हो गया, स्थिर हो गया, या कह लीजिए कि स्थायित्व आ गया, स्थायित्व आ गया, ठीक है। ये तीसरा है, ये दूसरा है मध्य, और पहला जो है पूरा पाषाण। ये सब मैंने डिटेल इसलिए बताया क्योंकि इतनी बार एग्जाम में आया है ये सब कि बता नहीं सकते। थोड़ा सा लेट लगे, लेकिन 1 ही 2 प्रैक्टिस सेट कीजिए, उसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कर लीजिए। 100 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में आपके हो जाएं कम से कम। नेक्स्ट बात करेंगे मार्च 2018 में, ये खेड़ा आंदोलन की बात हो जाएगी, ठीक है। ये याद है, अभी हमने प्रीवियस सेट में किया भी। मार्च 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के दोस्तों में क्या किया है, किसानों के लिए दोस्तों सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह का मांग क्या था, अभी हमने जाना कि सत्याग्रह 1918 में हुआ था, महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किया था। इसका मांग क्या था, देखिए मांग ये था कि जो उस समय जो है क्या हुआ था, फसल बर्बाद हो गई थी और राजस्व में जो वसूली थी वो एकदम धड़ाधड़ चल रही थी। तो इसी के लिए इन्होंने कहा था कि राजस्व में वसूली की छूट दिया जाए। किसानों का मांग क्या था, छूट के लिए था, मलगुजारी जो था वो वसूल किया जा रहा था, ठीक है, बर्बाद होने के बाद भी। तो यही इसका मांग था। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये किसानों दोस्तों इसको माफ़ करने के लिए जो है खेड़ा आंदोलन किया, और स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, याद रखिएगा, स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों और विट्ठल भाई पटेल, याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। और गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जो गुजरात, मतलब जो किसान मांग कर रहे हैं वो जायज़ है। किससे संबंधित था, राजस्व की वसूली में छूट से संबंधित था, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो नेता थे कौन कौन थे, एक तो वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इंदुलाल जो है याग्निक, और नेता गांधी जी भी थे। तो ये लोगों का नाम है सक्रिय सहयोगी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है। तो जो भारत का उत्तरी मैदान है दोस्तों वो जो है जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों जो है सर्वाधिक मात्रा में बात करें, जलोढ़ मिट्टी जो है कहते हैं सबसे अच्छा जो उपजाऊ मिट्टी होती है। और इस मिट्टी में दोस्तों जो है क्या होता है, ये जो है तटीय अधिकतर जो रहेगा, जिसे भारत में जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आपको अच्छी मिल जाएगी, मैदानी जो क्षेत्र है उत्तर मैदानी। और दोस्तों जो है जलोढ़ मिट्टी में पोटास सबसे ज़्यादा होता है, चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जो ह्यूमस की कमी यहाँ पर होती है। सतलुज और जो मतलब सतलज और जो यमुना है इसके मैदान पंजाब हरियाणा तथा ऊपरी गंगा के जो मैदान है ये पुराना दोस्तों जो है इसमें आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं समांतर जो है इसमें अगर स्थल मैदान में निर्माण जो करती हैं वो दोस्तों जो है एक तो आपका भाबर का निर्माण करती हैं, तराई का निर्माण करती हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बांगर, जिसको बांगर मिट्टी कहते हैं, बांगर भूमि का जो है, और खादर जो है भूमि का, और डेल्टा, यानी 5 जो है प्रकार का निर्माण ये करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी जी
ने लगभग जो है कितनी किमी की दूरी तय की थी। देखिए नमक सत्याग्रह, इसी को दोस्तों जो है दांडी मार्च यात्रा भी कहते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो डेट याद रखेंगे 12 मार्च, ठीक है 12 मार्च, एक तो मार्च किया इन्होंने तो मार्च से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 1930 है, ठीक है। दिन कितना चले थे तो 24 दिन चले थे, ठीक है। किलोमीटर में बात करेंगे तो 385 किमी km, या इसी को दोस्तों माइल में लिखेंगे आपके 241 मील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 24 दिन तक चले थे और साबरमती आश्रम से ये दांडी तक गए थे। कहाँ तक, दांडी तक गए थे, ठीक है। यही दूरी ये बताई जा रही है। बाकी दोस्तों इसमें इनके जो सहयोगी रहे वो 78 साथी स्टार्ट हुए थे वहाँ से चलना। उसके बाद तो आप जानते ही हैं। इसी को दोस्तों जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में घुमा फिरा के आपके दिमाग के साथ दही किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930, 78 साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, साबरमती आश्रम से दांडी तक, और ये मार्च हुआ था इसलिए 12 मार्च है। और दोस्तों 24 दिन तक ये चले थे और मतलब पूरा किए थे। अब एकदम लगातार रुकते भी गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों जो किलोमीटर की बात किया जाए तो 385 किमी, माइल की बात किया जाए तो 241 माइल, ठीक है। पहले के लोग थोड़ा टाइट रहते थे, अभी तो चलना बड़ा मुश्किल है, नए नए लड़के भाग जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया, मतलब सबसे उच्च न्यायालय। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों जो है 1774 में, अंग्रेजों की समय की बात हो रही है, तो कलकत्ता में था। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट बना हुआ था 1773, इसी के तहत 1774 में, इसी के अंतर्गत ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये भी याद रखें। रेगुलेटिंग बहुत बार आ चुका है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसी के द्वारा स्थापना किया गया सुप्रीम कोर्ट का। कहाँ पर, कलकत्ता में, ठीक है। और दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों 1775 में नंद कुमार को दोषारोपण लगाकर फांसी दे दी गई। ये देखिए नंद कुमार को दोषारोपण बना करके इन्होंने फांसी दे दिया, याद रखिएगा। और अक्टूबर 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय का दोस्तों स्थापना किया गया था, ठीक है। और दोस्तों जो इसके अधीन जो ये बना था 74 वाला, इसके अधीन दोस्तों हाई कोर्ट जो बनाया गया वो 1861 में दोस्तों इसके अधीन बॉम्बे और मद्रास एक एक जो है दोस्तों आपके हाई कोर्ट की स्थापना किया गया, ठीक है। वर्तमान का जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम जो न्यायालय है, वो दोस्तों जो है 28 जनवरी, ठीक है, 1950 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट अलग है, रोलेक्ट एक्ट अलग है। इसी को हम लोग काला कानून कहते थे या फिर कहते थे कि जो है गलत है ये, ठीक है। तो इसी को दोस्तों कहा जाता था रोलेक्ट एक्ट को। तो भारत में कब लागू किया गया, ये किया गया 1919, याद है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 13 अप्रैल वाली घटना भी याद होगी। उसमें क्या किया था, जो है जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हत्याकांड कर दिया था। 6 अप्रैल को दोस्तों जो है आप जानते हैं राष्ट्रव्यापी विरोध जो है गांधी जी द्वारा भारत का किया गया था, स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल को। तो दोस्तों क्या हुआ, आप जानते हैं किचलू जी को जो है सतपाल जी को जो है इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के लिए जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, लोग इकट्ठा हुए थे। उसी पर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया, ये जो है अनाधुन गोलियां चलवा दी। रोलेक्ट एक्ट क्या था, इसमें दोस्तों जो है ये लोग जो है राष्ट्रवाद को कुचलने का पूरा एकदम प्रयास करते थे कठोरता के साथ, मतलब जिसको मन उसको उठा लिया, जो मन वो मतलब चालू हो गया था एकदम। नेक्स्ट बात करेंगे महेंद्रगिरी जो है किसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों ये जो है ये पूर्वी घाट की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। पहली जो है
पहली है वो भी याद रखेंगे, क्या है, जिदगाड़ा चोटी। ये क्या है, 1690 मीटर ऊंची। ये जो है आपके महेंद्रगिरी है वो 1501 जो है मीटर ऊंची। ठीक है, तो ये दूसरे स्थान पर है, पहला जो है जिंदगाड़ा है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और जो पूर्वी जो प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत अपशिष्ट रूप में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पश्चिमी घाट का जब बात करेगा तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री नाम से जाना जाता है जो पश्चिमी घाट का जो पर्वत है। सतपुड़ा की जो पर्वत की बात हो रही है तो ये दक्कन का पठार का भाग है, और ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये सब ब्लॉक कौन सा पर्वत है, ऐसे एग्जाम में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निर्वाचन नियमावली को समानता क्या कहा जाता है, तो सामान्यतः यहाँ पर होना चाहिए। तो निर्वाचन जो है नियमावली को सामान्यतः दोस्तों क्या कहा जाता है, तो सामान्यतः दोस्तों इसको जो है कहा जाता है मतदाता सूची। क्या कहा जाता है, मतदाता सूची। मतदाता सूची से एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो मतदाता दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस, ये कब है, ये 25 जनवरी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें मतदाता से, एक और क्वेश्चन, अनुच्छेद 326 में दोस्तों संशोधन किया गया, इसी में ये उल्लेख था। ठीक है, पहले 21 साल था ना, तो उसको घटा करके क्या कर दिया गया, उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया। संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन कौन सा, 61वां हुआ है। ठीक है, 1989 में दोस्तों जो है इसको 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और दोस्तों जालसाजी करके क्या होता था, पहले जो है फर्जी जो है क्या होता था, वोटिंग डाली जाती थी। तो इसके लिए निर्वाचन आयोग ने क्या किया कि 1993 से उसमें फ़ोटो भी आने लगा, पहले फ़ोटो नहीं रहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो जो नहीं है वो बताना है। तो रबी की फसल जो नहीं है, मक्का जो है नहीं है। बुआई के माध्यम से, मतलब बुआई के तरह से दोस्तों जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका रबी हो जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका खरीफ हो जाएगा, बुआई के समय के अनुसार बांटा गया है, तीसरा आपका जायद हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रकार में बांटा गया। नकदी फसल किसे कहते हैं, कई बार एग्जाम में आता है। तो नकदी फसल वो हैं जिनको मतलब व्यवसाय के लिए किया जाता है, तुरंत खरीदा, तुरंत बेचा, तुरंत पैसा लिया, फरार, मतलब फरार नहीं, मतलब इसी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है, इनमें से कौन सा है लौह अयस्क वाला। तो लौह मतलब लोहा, लोहा दोस्तों एक समझ लिए कि मुर्गा की तरह ऊपर जो लगा हुआ था ऐसा, तो ऐसे आपका हो जाएगा मामुरगाओ। तो मामुरगाओ दोस्तों बंदरगाह ये कहाँ है, गोवा में है। याद रखिएगा, लौह अयस्क के लिए निर्यातक दोस्तों ये बंदरगाह है। कांडला कहाँ है, कांडला दोस्तों जो है ये बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, तूतीकोरिन जो है, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में है। और विशाखापत्तनम आप सभी लोग जानते ही हैं, और दोस्तों सबसे प्राचीन और जो है गहरा बंदरगाह, प्राकृतिक भी है, प्राकृतिक भी याद रखिएगा, प्राकृतिक है ये विशाखापत्तनम वाला। तो ए इसका, अरे मतलब मामुरगांव सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है, तो ये समताप मंडल में है। कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फियर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल जो है 32 किमी से लेकर के 50 किमी के बीच दोस्तों ओजोन परत आपका पाया जाता है। ठीक है, इसी में ओजोन परत होता है। ये क्या करता है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, पराबैंगनी बी किरणें जो होती है, इसको दोस्तों क्या करता है, सोख लेता है और हमको बचाता है। और भी जो किरणें इनको क्या करता है, रोक देता है, पराबैंगनिक जो किरणें हैं। और दोस्तों इसमें सबसे पहले छिद्र पाया गया, कब, 1985 में देखा गया छिद्र पाया गया। ये कहाँ देखा गया दोस्तों, ये आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन परत में छिद्र देखा गया। इसी के लिए दोस्तों जो है इसको मतलब देखने के लिए जो है मतलब रक्षा के लिए दोस्तों जो है 16 सेप्ट जो है 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। कैसा, कौन सा, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ है।
ठीक है, याद रखिएगा। और क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के जो जिसमें हम लोग रखते हैं, क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के दोस्तों जो है घटनाएं घटित होती हैं। समताप मंडल में ही आप जानते हैं वायुयान के लिए सबसे आदर्श मंडल है, वायुयान उसी में उड़ते हैं, ठीक है। उसमें आप अगर करेंगे तो बारिश वारिश नहीं होता है, ठीक है। नीचे आएंगे तो होगा, ऊपर जाएंगे तो नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? इनमें से कौन सा है जो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो अंतिम वस्तुओं की बिक्री जो है ये सकल घरेलू आय में शामिल होता है, ठीक है। जो सकल घरेलू आय है इसके लिए क्या होता है, एक वित्त वर्ष में, यानी जो है 1 अप्रैल से लेकर के और 31 अक्टूबर को कहते हैं क्या, एक वित्त वर्ष। सॉरी, 1 अक्टूबर कह रहा हूँ, मार्च अप्रैल से तो मार्च हो जाएगा ना, सॉरी 31 मार्च, गलती हो जाती है कभी कभी। तो 31 मार्च तक दोस्तों जो है होता है, क्या होता है, एक जो है वित्त वर्ष होता है हर साल का, ठीक है। इसी में देखते होंगे कि क्लोजिंग हो रही है, क्या क्लोजिंग होता है, यही तो क्लोजिंग होता है, यही डेट है 31 मार्च, इसी को टारगेट करते हैं। अब तो नया साल हो जाएगा, नया साल 1 जनवरी को आता है, लेकिन वित्त वर्ष में नया साल 1 अप्रैल को आता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसके बीच जो होता है अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक जो मूल्य होता है, इसी को दोस्तों जो है यही जो है शामिल होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी पहले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा, उसमें से जो है उत्पाद निकालने के लिए तो जो ह्रास होता है उसको माइनस कर देंगे, जीडीपी में से ह्रास को माइनस कर देंगे, मूल्य ह्रास, इसको माइनस कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा निकल आएगी। कैसे कि देखिए, जो भी हमारा वित्त वर्ष के दौरान जो भी कार्य होता है, जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं, इसमें मूल्य ह्रास भी आता है, कमी आता है, कोई चीज़ टूट जाता है, कोई चीज़ फूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, इसको मूल्य में कटौती करना पड़ता है, उससे ये निकलता है। तो मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका अवधारणा निकल आएगी। अगर बात करें भारत में जो होता है, ये जो आपका इसका जो निर्धारण करता है वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, याद रखिएगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों की कटौती इसमें होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसको होना चाहिए था, किसको दोस्तों जो है अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता? अचल संपत्ति इनमें से कौन सा नहीं है? इमारतें है अचल, इमारत घर द्वार ये सब तो अचल, ये जमीन उमीन, साधन यानी कि अचल ये भी है दोस्तों। देखिए, कच्चा माल जो है ये अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। मशीनें भी आ सकती हैं, मशीनें भी आती हैं, बेची जाती हैं, अचल संपत्ति ही है। पैसा, रुपया, धन, सोना जो होता है ये आपका जो है चल होता है। जैसे पैसा हो गया, पैसा, रुपया, ये सब जो है ना ये अचल संपत्ति है, तुरंत इसका हो जाएगा, ठीक है। और जो चल संपत्ति है, पैसा और सोना होना इत्यादि, जो अचल होता है वो दोस्तों आपका होता है इमारतें, जमीन, ये सब आपका होता है, ठीक है। ये सब जो होता है अचल आपका होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं होता है? कच्चा माल दोस्तों जो है तुरंत बेच दिया, ये अचल नहीं है, ये तो चल है। नेक्स्ट बात करेंगे, जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान बड़ा है, लेकिन रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का योगदान वर्तमान में सबसे ज़्यादा है? रोजगार क्षेत्र में किसका ज़्यादा है? देखिए, आप कई देख रहे होंगे कि जो सेवा में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, एमबीए किए हुए थे, वो कृषि में डेयरी फार्म कर रहे हैं, कुछ और भी चीज़ें कर रहे हैं, जो है खटाल खोल रहे हैं, गाय पालन चीज़ें कर रहे हैं, भैंस पालन कर रहे हैं। तो ये सब जो है क्या है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है अभी भी रोजगार में सबसे ऊपर है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों बात करें, प्राथमिक क्षेत्र कहने के लिए होता है, लेकिन आप इसमें देखें दूसरे काम भी वो लोग करते हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर बात करेंगे तृतीय क्षेत्र जो है ये, इसमें जीडीपी का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब कि जो जीडीपी में बात करेंगे तो लगभग 55% जो है तृतीय क्षेत्र, थर्ड जो क्षेत्र है, सेवा का जो क्षेत्र है, इसमें दोस्तों जो जीडीपी का आता है। एक तो आप जानते हैं कि बाहर भी लोग काम करने जाते हैं, यहाँ से वहाँ से आता है 55% हमारा जो योगदान है लगभग, ये जीडीपी में किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। लेकिन जब रोजगार में बात करेंगे तो रोजगार में दोस्तों जो है 48% रोजगार में जब बात आएगी तो
तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र या फिर कहें कृषि क्षेत्र का है। तो कृषि या कृषि से संबंधित जो भी रहेगा, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जब बात करेंगे जीडीपी में, तो वो दोस्तों आपका जीडीपी में एक भले ही कम है क्योंकि 19.9% है। ठीक है, ये किस समय का है ये दोस्तों, जो है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जो भी मैंने आपको डाटा बताया उसको लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सी वह गतिविधियां हैं जिसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र में क्या आएगा, सेवा वाला आएगा, मैं बैंकिंग आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, भंडारण आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सा नहीं आएगा, मछली पकड़ना। ये तो आप जो देखिए, मछली पकड़ना जो है कृषि नहीं है, लेकिन आप पशुपालन, जो मछली पालन, डेयरी फार्मिंग, कुक्कुट पालन, जितने सब हैं ये सब जो रिलेटेड हैं उनको भी प्राथमिक क्षेत्र में ही रख देते हैं। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें तृतीय में कौन सा नहीं रखा जाएगा वही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या होता है, देखिए इसमें व्यापार है, ये होता है, यातायात है जिसको परिवहन बोल रहे हैं, ये होता है, चिकित्सा क्षेत्र होता है, ऊर्जा क्षेत्र होता है, संचार जो है वो होता है। उसके बाद दोस्तों होटल वाले आ जाते हैं, शिक्षा वाले आ जाते हैं, भवन निर्माण आदि जो सेवा है उसमें दोस्तों जो है, जो भी रिलेटेड हैं उनसे सेवा जो देते हैं वो आ जाता है। ठीक है, जो दूसरा है वो दोस्तों जो है वो दूसरा जो क्षेत्र देखिए, पहला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहला जो कृषि से संबंधित आएगा, फिर दूसरा जो आएगा वो क्या आएगा, जो भी औद्योगिक होगा, मतलब कि कल कारखाने से होगा, कल कारखाने लिख दे रहा हूँ। तीसरा जो होता है वो जिस भी प्रकार की सेवा हो गई, सेवा मतलब कुछ आना ना जाना, हम क्या कर रहे हैं, केवल सेवा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है। तो इसके अनुसार आप जब भी आएगा एग्जाम में आप उसको वर्गीकृत कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा याद रखिएगा। ठीक है, हाथों से लिखने वाला। ठीक है, और दोस्तों अगर जो बोला जाता है कि किसने बनाया था तो वो श्रेय जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या हैं, जैसे आप सुनिएगा ध्यान से। हस्तलिखित और जो प्रवाहमय शैली है इन्होंने लिखा था। अगर सौंदर्यीकरण की बात आएगा, सौंदर्यीकरण सुंदरता वाला, तो दो नाम याद रखिएगा, एक तो नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस जी। ठीक है, दूसरा नाम आपको याद रखना है राम मनोहर लाल सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो है रायजादा जी को क्या जाता है, तो रायजादा जी दोस्तों हस्तलिखित जो था उसको किए थे, और जो ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा जी हैं ये जयमाती और सौंदर्यीकरण का मतलब श्रेय जाता है, और जो सुंदर ढंग से अलंकृत करना, ठीक है, ये जाता है आपका नंदलाल बोस जी को। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। और HVR अयंगर जी दोस्तों जो थे वो सचिव थे, नियुक्त किया गया था उनको। और संविधान सभा द्वारा दोस्तों हाथी का जो प्रतीक है, हाथी का ये याद रखिएगा, हाथी का जो प्रतीक है इसको दोस्तों मुहर के रूप में अपनाया गया था। ये सब पॉइंट्स कोई नहीं बताएगा, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम जो है हार्ड होता जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ये EWS से संबंधित है, ये क्योंकि 2019 में आया है। और दोस्तों इसने जो है अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया है, और बदलाव करने के बाद 10% जो है जो जिनको अभी तक नहीं प्राप्त था, यानी जो जनरल में से जो जिनका 8 लाख कुछ नियम है, 8 लाख से मतलब 8 लाख से कम जिनके घर की आमदनी है, कुछ 5 बीघा से कम ज़मीन है, 1000 स्क्वायर फीट से कम में घर है, ये सब कुछ नियम है, इसके अनुसार उनको दिया जाता है जिससे कि वो भी लड़ सकें, मतलब कि उसमें इनका प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ सके, या फिर कहें कि जो समय के साथ जो है उसमें इन्वॉल्व हो सकें। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट्स इसमें पॉइंट है, महिला आरक्षण बिल अभी डिस्कस किया जा रहा है, ये भी आप 28 याद रखिएगा। ठीक है,
और बात करेंगे 128वां ये आपका अनुच्छेद याद रखेंगे, संविधान संशोधन याद रखेंगे, संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार आप 21 का ए याद रखेंगे, और 2009 में दोस्तों इस शिक्षा का अधिकार 2009 में दोस्तों पारित किया गया, ये भी याद रखिएगा। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार बहुत बार आता है, तो 12 से लेकर के 35 में है, 35 में है दोस्तों। और इसी के अंतर्गत जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आपका आ जाता है, जो कि 23 से लेकर के 24 नंबर अनुच्छेद में है, तो यही आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया दोस्तों? तो 56 में अपनाया गया। कब? 1956 में अपनाया गया दोस्तों। इसके तहत क्या था? 370 अनुच्छेद है, और अभी तो ख़त्म कर दिया गया है, और 35 ए था, ठीक है। अनुच्छेद का 35, अनुच्छेद 370 था, साथ ही साथ अनुच्छेद 35 ए था। इसके तहत क्या था कि जो रक्षा का मामला था, रक्षा था, वित्त था, और विदेश मामले को छोड़ करके भारतीय संविधान का कोई भी प्रावधान इसमें लागू नहीं होता था। अब दोस्तों क्या हुआ, अभी 2019 में 31 अक्टूबर, ठीक है, 2019 में क्या हुआ है दोस्तों, जो है इसको हटा दिया गया, या फिर कहेंगे निरस्त कर दिया गया। इससे जो ये अनुच्छेद थे, ये जो है निष्क्रिय हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है वह, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? कौन सा स्वायत्त निकाय है? तो याद रखेंगे निर्वाचन आयोग है। भाग जब पूछेगा तो 15 याद रखिएगा, और जब अनुच्छेद पूछेगा तो 324 याद रखिएगा, और उसके जो भी कर्तव्य इत्यादि हैं 324 से लेकर के 329 तक में उल्लेख है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए, या फिर जो है 65 वर्ष जो पहले हो जाएगा, ठीक है, के लिए किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति करते हैं, हमारे महामहिम जी करते हैं। 1993 मैंने आपको बताया ही था कि जो फोटो इत्यादि हो गया था। और दोस्तों जो है ये क्या करता है, ये जो निर्वाचन आयोग है, या फिर कहें कि यही जो क्या करता है, जो भी राजनीतिक दल होते हैं इनको दोस्तों जो है चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। लेकिन अब पार्टी का जो हो जाता है तो पार्टियों को जो है जो भी मान्यता है वो भी देता है। मान्यता भी मैंने आपको बताया था कि 6% दोस्तों जो है 4 या अधिक राज्यों में पाए जाते हैं, तो जो है क्या कहते हैं, उनको जो है राष्ट्रीय मतलब प्रकार का जो है पार्टी कर दिया जाता है। तो मैंने कई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रखे हैं, ये तो 5वां था। आप सभी लोग जितने प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ उसको करके जाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखते ही हूबहू ही मिल जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये 5 नंबर प्रैक्टिस सेट जीके का पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।